हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो देख रहे हैं वो है भारत को धमकी देने वाला नेपाल के पास कितनी ताकत है। नेपाल ने धमकी दी है भारत को। I don't think so. चलो, ये तो फिर न्यूज में पता चलेगा जब उनका वीडियो देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। ये पता चल रहा है कि प्रॉब्लम्स हो रही है, टेंशन्स क्रिएट हो रही है और नेपाल ने कुछ तो ऐसा किया है, जैसे कोशिश कर रहे थे कि लोगों को, हमारे लैंड के कई लोगों को, कि आप हमारे साथ आप ज्वाइन कर लो, अपने लैंड को साथ अपने आ जाओ, तो हम आपको घर बना के देंगे, ये बना के देंगे। वो तो मैंने एक वीडियो में देखा था। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखते हैं, उसके बाद ही बात कर पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। भारत ने उत्तराखंड में एक सड़क बनाई। ये सड़क मानसरोवर तक जाती और इसी सड़क को लेकर भारत और नेपाल के बीच काफी तनातनी चल रही है। पहली बार सदियों पुराना मित्र अपने स्वार्थ के लिए भारत से संबंध को तार तार कर रहा है और एक तरह से सदियों पुराने रिश्ते को धमकी देने लगा है। पहली बार नेपाल ने लिपुलेख पर अपनी चौकी बनाकर वहां सेना तैनात कर दिया। तो आज हम बता रहे हैं कि नेपाल सेना की ताकत कितनी। सैन्य ताकत के मामले में हालांकि नेपाली सेना पड़ोसी भारत के सामने कुछ भी नहीं, लेकिन ये दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी सेनाओं में गिनी जाती। इसे गोरखाली सेना भी कहते हैं। उसके बाद नाम बदलकर द रॉयल नेपाली आर्मी हुआ, लेकिन 240 साल तक चले शाह राजवंश के खत्म होने के बाद इसे फिर से नया नाम मिला। 28 मई 2008 से इसे नेपाली आर्मी मतलब नेपाली सेना कहा गया। नेपाली सेना कई लड़ाइयों में भाग ले चुकी। पहले ये सेना चीन और अंग्रेजों से भी मुकाबला कर चुकी। इसके अलावा ये सेना अंग्रेजों की ओर से पहले और दूसरे विश्व युद्ध में भी शिरकत कर चुकी। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से भी नेपाल की सेना सोमालिया, सियरा लियोन, इथियोपिया और सूडान के गृह युद्ध में तैनात हो चुकी। नेपाली सेना का मुख्यालय भद्रकाली, काठमांडू में। इस समय जनरल पूर्णचंद्र थापा इसके प्रमुख हैं। किसी भी सेना की ताकत आंकने का सबसे पहला तरीका उसका बजट होता है। तो हम सबसे पहले नेपाली सेना के बजट की चर्चा करेंगे। सेना पर कितना खर्च? साल 2004 में नेपाल ने अपनी सेना पर 99.2 मिलियन डॉलर का खर्च किया था, जो उनकी जीडीपी का 1.5% था। हालांकि इसके बाद सेना पर उनका खर्च लगातार बढ़ता गया। कई खबरों के मुताबिक नेपाली सेना का खर्च 2017 में 405 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। हालांकि 2018 में इसे कुछ कम करके 397 मिलियन डॉलर कर दिया गया। अब हम बताते हैं कि नेपाली सेना की ताकत कितनी। नेपाली सेना की ताकत। नेपाली आर्मी में करीब 1 लाख इन्फेंट्री जवान और वायु सैनिक हैं। 2018 में हिमालय टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक नेपाली आर्मी की सैन्य क्षमता 96,000 सैनिकों की। वहीं काठमांडू के एक और प्रमुख समाचार पत्र ने इस क्षमता को 92,000 बताया था। कौन होता है सर्वोच्च कमांडर? नेपाली सेना का सर्वोच्च कमांडर देश का राष्ट्रपति होता है। साल 2006 तक नेपाल के राजा सेना के सभी अंगों के प्रमुख हुआ करते थे, लेकिन राजशाही खत्म होने के बाद और नेपाल में संविधान बनने के बाद अब राष्ट्रपति में सारी शक्तियां समाहित होती। नेपाल में एक नेशनल डिफेंस काउंसिल है जो वहां की सेना के कामकाज और नीतियों को तय करती। इसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सेना अध्यक्ष, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री और चीफ सेक्रेटरी होते हैं। कितने डिवीजन?
नेपाली सेना में 8 डिविजन्स हैं। नेपाल में 7 राज्य हैं। हर डिवीजन अलग अलग इन राज्यों में और एक काठमांडू वैली में तैनात है। इसके अलावा सेना की 7 स्वतंत्र इकाइयां भी हैं। सेना का मुख्य काम। दूसरे देशों की सेनाओं की तरह नेपाली सेना का मुख्य काम भी देश की सीमाओं की रक्षा, संप्रभुता और नेपाल की स्वतंत्रता को बरकरार रखना है। इसके अलावा उनकी दूसरी भूमिका नेपाल की सरकार की आंतरिक सुरक्षा में मदद करना है। ये सेना संयुक्त राष्ट्र संघ के तमाम शांति अभियानों में भी शिरकत करती है। नेपाली सेना चीन से कर चुकी है युद्ध। 1974 में जब चीन की सेना ने तिब्बत से लगी नेपाली जमीन पर कब्जा करना चाहा, तो वहां नेपाल की सेना तैनात की गई, जिसने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ा। इसमें नेपाल ने साथ ही अपनी बड़ी सेना भी भेजी थी। बाद में चीन के साथ उनका समझौता हो गया, लेकिन ये पहला मौका था जब नेपाल ने इतनी बड़ी संख्या में अपनी सेना को सीमा पर भेजा था। नेपाली सेना को हथियारों की सप्लाई। अमेरिकी विशेषज्ञ न केवल नेपाल की सेना को ट्रेन करते हैं, बल्कि उन्हें हथियार, कारतूस की सप्लाई भी करते हैं। चीन से कभी युद्ध की सूरत में अमेरिका ने अतिरिक्त कमांडो और सैनिक भेजने का वादा भी किया, लेकिन ये संधि भारत के साथ कभी युद्ध की सूरत में निष्प्रभावी रहेगी, क्योंकि भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका का प्रमुख सहयोगी देश है। इसके अलावा भारत बड़े पैमाने पर नेपाल सेना को हथियार, कारतूस और उपकरणों की सप्लाई करता है। जर्मनी, बेल्जियम, इजराइल और साउथ कोरिया से भी नेपाल हथियार खरीदता है। कितने विमान और कितने टैंक। दुनिया के देशों की सैन्य क्षमता के बारे में बताने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर की माने तो नेपाल के पास कोई फाइटर प्लेन नहीं है। उसकी वायुसेना के पास 13 हेलीकॉप्टर हैं और 3 मालवाहक विमान। वहीं पैदल सेना के पास 214 सैन्य बख्तरबंद गाड़ियां। नेपाली सेना के पास कोई टैंक नहीं। नेपाल के पास अपनी कोई नौसेना नहीं, क्योंकि नेपाल के पास समुद्र ही नहीं। इसी वजह से शायद नेपाल के कर्ता धर्ता ने नेवी का निर्माण नहीं किया, क्योंकि जिसकी जरूरत नहीं उसको रखने की क्या जरूरत। तो अब आप समझ चुके होंगे कि नेपाली सेना और नेपाल की कितनी ताकत है और वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, वीडियो तो काफी अच्छा था, बहुत इंफॉर्मेटिव था, हर चीज इन डेप्थ बताई, एक एक एरिया उस आर्मी का कि क्या है, उनके पास कितना ये है, कितना मनी यूज करते हैं, सब कुछ तो काफी अच्छा बताया था। पर मेरा क्वेश्चन अब ये है कि इतनी फिक्शन, जो इतना अच्छा दोस्त था उसके साथ इतनी फिक्शन हमारी इंडिया की क्यों हो रही है? क्या इसमें कोई गेम प्ले है चाइना का या नहीं है, वो मुझे पता करना होगा। तो आपको अगर इंफॉर्मेशन हो तो ज़रूर शेयर करना। पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो चाइना है, जैसे बाकी जगहों पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, उनको मनी वाइज अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो उसकी वजह से जो भी वहाँ पे लीडरशिप है वो उस पैसे की वजह से अट्रैक्ट हो रही है, वो इन्वेस्टमेंट्स देख के अट्रैक्ट होके उनके साथ हो रही है। इमटेरियल की मॉरली क्या करेक्ट है या नहीं है वो नहीं देख रही, प्रॉफिट मेरे ख्याल से ज्यादा देख के वो हो रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, क्योंकि जैसे दिखा रहे हैं तो आर्मी तो कोई इतनी नई ताकतवर तो नहीं है कि वो इंडिया के अगेंस्ट खड़ी हो सके। तो जिस तरह वो कह रहे हैं कि जब वो रोड बनी है, इंडिया ने बनाई, तो उन्होंने वहां पे अपना वो बना, पहली बार ही ऐसा काम किया है। तो ये सोचने की बात है, ऐसा क्यों स्टेप लिया जा रहा है। तो हो सकता है कि उनको लग रहा है कि चाइना की बैकिंग होगी हमारे पास, और चाइना ने या उनको फोर्स किया है कुछ बोल के कि आप ऐसे करो वो करो। पर सुन के ये सब बहुत ही दुख हो रहा है, और मैं तो कहूँगी टेंशन टाइप भी हो रही है कि ये सब चल क्या रहा है, कि जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं वो सब धीरे धीरे चाइना की तरफ जा रही हैं, और वो चाइना क्या गेम प्ले कर रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं, पर ये हो रहा है। और मुझे तो ये है कि उनको ये, इन कंट्रीज को ये भी रियलाइज नहीं हो रहा कि चाइना कुछ भी फ्री में नहीं करता, उसके अपने कोई इनर प्लान्स होंगे, और कोई बड़ी बात नहीं कि बाद में उनको भी अपने पार्ट बना ले।
जैसे वो उसका तो काम ही अभी वही उसी मेंटालिटी से हो रहा है कि हम हर जगह पे जो है लैंड एक्वायर करें, पर आई डोंट नो, अभी मेरे तो समझ नहीं आया। पर डेफिनेटली वीडियो इंफॉर्मेटिव बहुत था, पर देख के काफ़ी दुख हो रहा है कि जो गुड दोस्त थे, फ्रेंडशिप जिनके साथ इतनी थी, वो अब छोड़ रहे हैं और एनिमी के साथ मैं कहूँगी मिल रहे हैं। राइट, सो ये वही चक्कर है कि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है किसी तरीके से। चाइना जो है आपको कंट्रीज़ को लोन दे रहा है, प्रोजेक्ट्स कर रहा है, उसके बाद वो कंट्रीज जो है उनको रीपे नहीं कर पा रही, तो वो लोगों के पूरे पोर्ट्स ले रहा है। जैसे हुआ था मॉरिशस में, आपने न्यूज़ सुनी होगी किस तरीके से चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है मॉरिशस में। और तो पॉइंट यही है कि अगर किसी कंट्री का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है तो इंडिया को वो इन्फ्लुएंस स्टॉप करने की कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ पे ऑब्वियसली नेपाल छोटा देश है, अगर कोई भी ऐसी बात आती है कि मिलिटरीली फाइट हो रही है तो वो तो इमीडिएटली नेपाल जो है चाइना के साथ मिल जाएगा और यही कहेगा कि आप जो हैं हमें बचाइए, और चाइना वही चाहता होगा और चाइना कहेगा श्योर। अब नेपाल भी जो है उनका बन गया सॉर्ट ऑफ, और वो जो है और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो ये तो इंडिया को पता ही है कि सब कुछ पीसफुल तरीके से होता है। जो देश कितने समय से इंडिया का फ्रेंड था, जिसका कल्चर इंडिया से मिलता है, उस फ्रेंड से बायलैटरल टॉक्स होनी चाहिए, और जो भी अगर बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करना चाहिए। वो तो बहुत आसानी से इंडिया और नेपाल साथ बैठ सकते हैं और बायलैटरली इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। और ये इंडिया को पता करना पड़ेगा अपने स्पाई नेटवर्क से कि क्या प्रॉब्लम असली में है, क्योंकि नेपाल तभी आपसे बात करेगा जब वो फ्रीली कर पाए, जब उसको ऐसा डर ना हो कि मैं इंडिया से अगर दोस्ती करूँगा तो मेरा लोन ड्यू हो जाएगा या मेरा वो हो जाएगा। तो मतलब जो इंडिया के आई एम श्योर जो स्पाई नेटवर्क है उसको पता होगा कि रियल रीज़न क्या है, क्या ऐसी चीज़ है जिससे चाइना ने उनको कंट्रोल किया। अगर कंट्रोल किया हुआ है तो चाइना ने किस तरीके से कंट्रोल किया, क्या चीज़ है, क्या उन्होंने कुछ उधार देना है जिस पे डिफ़ॉल्ट आ गया है, नहीं देते तो क्या उनके क्रिटिकल एसेट्स बिक जाएंगे, तो प्रॉब्लम क्या है। और रिटर्न में चाइना ने क्या कुछ ऐसा कुछ कहा है कि आप इसका पंगा करो तब मैं तुम्हें ये माफ़ कर दूंगा, ऐसी क्या बात है जिसके लिए हो रहा है। तो वो तो इंडिया के हर एक कंट्री के दूसरे कंट्री में स्पाई नेटवर्क ऑलरेडी होता है, और अगर ये निगलेक्ट हुआ तो निगलेक्ट नहीं होना चाहिए था। आपको अपने नेबर्स में पूरी जानकारी रहनी चाहिए थी कि आपके नेबर पे कौन इन्फ्लुएंस ज़्यादा कर रहा है, और आपको कोशिश करनी चाहिए कि इन्फ्लुएंस कम हो। और तो मेरे ख्याल से यही है, अच्छा वीडियो था, एंड आई होप ये डिस्प्यूट जल्दी से रिजॉल्व हो जाए और इंडिया जो है स्ट्रेटेजिकली देखे कि अपने जिनका कल्चर मिलता है, जो कंट्री हमारे साथ सदियों से थी, वो अब क्यों दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, और जो रूट कॉज है, जो उनको पता लगेगा असली में क्या प्रॉब्लम है, उसको ख़त्म किया जाए। अगर उनका लोन डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो आप अपने क्रेडिट लाइंस ओपन कर दीजिए, बोलिए चलो तुम अपना उधार उनसे चुकता करो, हम तुम्हें पैसा देते हैं, उसके बाद से तुम हमसे लोन लो और ये करो। तो इंडिया को जो भी ये एग्जाम्पल है, बट एग्जैक्टली क्या हुआ है, इंडिया को डेफिनेटली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे इंडिया जो है फ्रेंडशिप में रहे नेपाल से। उनको भी बताए कि आपकी फ्रेंडशिप जो है डेमोक्रेटिक नेशन इंडिया है, उससे ज़्यादा फायदेमंद है, रादर देन आप किसी और के पास जाएं और उससे खतरा ही हो सकता है कि आपकी कल को कंट्री ही ना रहे। तो ये तो कहने का मतलब ये पीसफुली सब होना चाहिए, और इंडिया को पता करना चाहिए कि हुआ क्या। और आई एम श्योर कि जो इंडिया के टॉप ऑफिशियल्स हैं उनको पता होगा प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, अभी शेयर करना आपके थॉट्स और बताना आपको क्या इन्फॉर्मेशन है इस बारे में। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।